वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो बच्चों? आपके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो कैसी है आप सबकी तैयारी? हाफ ईयरली एग्जाम्स में जो सिलेबस आपके लिए आया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अपना सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ एक चैप्टर रह रहा है, जो आपकी सेकंड बुक में दिया हुआ है, पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक में, राजनीतिक सिद्धांत वाली बुक में, जिसका नाम है अधिकार, राइट्स। देखो, हम जब राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे थे ना, तो मैंने आपको एक चीज कही थी कि इस बुक में आपके बिल्कुल भी डेटाज या फैक्ट्स नहीं है, बल्कि सब के सब क्या है, सब के सब विचारधाराएं हैं। हम क्या सोचते हैं, कोई चीज का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको कंसेप्चुअलाइज कैसे किया गया है, वो सब चीजें इस बुक में दी गई है। तो इस बुक में हमने सबसे पहले तो चैप्टर में पढ़ा था कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, उसका आपसे क्या रिलेशन है, किस तरह से हम पॉलिटिकल थ्योरी को अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा लिबर्टी या फ्रीडम के बारे में। तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा था इक्वालिटी यानी कि समानता। चौथा चैप्टर जो है वो आपके रिड्यूस हो गया है। और फिफ्थ चैप्टर है राइट्स, अधिकार। तो अधिकार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। क्वेश्चन आंसर इसलिए सीधे ही क्योंकि इस चैप्टर में जो भी जिस तरह भी अधिकारों की बात करनी थी, वो हमने फंडामेंटल राइट्स वाले अपने चैप्टर में कंप्लीट कर लिए। उसमें लगभग जितने भी राइट्स से लेकर कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी विचारधाराएं हैं, वो हमने डिस्कस कर ली थी। अब बचता क्या है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही आ रही है इस बुक में स्पेशली, कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, जिस तरह से क्वेश्चंस आपके आने हैं, इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फिफ्थ चैप्टर, जो कि है राइट्स या अधिकार। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, हम बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिकार शब्द को परिभाषित कीजिए। बताइए कि अधिकार कहते किसे हैं। देखो, कई बार कोई चीज हमें बहुत सिंपल लगती है, ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये तो हमें पता है, लेकिन जब लिखने बैठे ना तो शब्द नहीं मिलते। और यही प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर में आपको, कि जब आप आंसर लिखने बैठोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि लिखोगे क्या। आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट चल रहा है, दिमाग में वो चीज घूम रही है, आपको पता भी है वो क्या होता है, लेकिन ये नहीं पता कि इसको लिखना कैसा है। ठीक है ना? तो वही हम यहाँ सोल्यूशन लेके आए हैं आपके लिए कि सब पहला क्वेश्चन कि अधिकार होता क्या है, या अधिकार शब्द को परिभाषित कीजिए। अधिकार कुछ सामाजिक और राजनीतिक विशेषाधिकार होते हैं, ये प्रिविलेजेस होते हैं, जो एक व्यक्ति को एक राष्ट्र के नागरिक और समाज के सदस्य के रूप में मिलते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक बार्कर के अनुसार अधिकार क्या है? बाहरी शर्तें हैं जो अधिकतम के लिए आवश्यक है, सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए आवश्यक है। So when we define the term right, rights are some social and political privileges that a person gets as a citizen of nation and as a member of a society. According to the famous philosopher Marx, rights are the external conditions which are essential for the maximum. अब यहां एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, एक शब्द होता है क्लेम, घोषणा। क्या क्लेम और राइट्स एक ही हैं? क्या घोषणा और अधिकार एक ही चीज है? बिल्कुल अलग अलग हैं। हम किसी चीज के लिए क्लेम करें और वो हमें मिले, ये जरूरी तो नहीं, लेकिन अधिकार जो है वो हमारे क्लेम्स नहीं होते, वो हमें मिले हुए ही होते हैं। ठीक है ना? समझ रहे हैं? तो क्लेम्स और राइट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, अधिकार आते कहां से हैं? कहां से हैं? क्या है इनका सोर्सेज? वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम? सो राइट्स आते हैं, सबसे पहले हमें मिलते हैं प्राकृतिक अधिकार, यानी कि जीने का अधिकार, यानी कि रहने का अधिकार, एक इंसान की तरह होने का अधिकार, अपना परिवार बनाने का अधिकार, ये सब प्रकृति से मिले हैं। दूसरे, समाज द्वारा दिए गए अधिकार, आप किस लेवल पर हो, उस लेवल के हिसाब से आपको कितने अधिकार मिले हुए हैं, तो वो समाज हमें देता है। और तीसरा, संविधान द्वारा सुनिश्चित अधिकार। The first source of right is natural rights. Second are rights given by society, and third are rights assured by the constitution. ठीक है? तो ये हैं अधिकार और इन अधिकारों के सोर्सेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है आपके छोटे छोटे क्वेश्चन खूब सारे आने वाले हैं, इसलिए ये अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 10th of December इज सेलिब्रेटेड एज द ह्यूमन राइट्स डे। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे या मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, विषम आपको चुनना है, फाइंड आउट द चूज वन आउट। अधिकार योग्य होते हैं, अधिकार पूर्ण नहीं है, अधिकार एक मान्यता है, अधिकार एक आश्वासन है। जब आपने ये 4 सेंटेंस पढ़े तो क्या फर्क लगा आपको? डिजर्व्स, राइट्स आर डिजर्व्ड, राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, राइट्स आर अ रिकॉग्निशन, राइट्स आर एन एश्योरेंस। बताइए क्या अलग लगा आपको? ऑब्वियसली हमें साफ सा दिख रहा है, देखिए अधिकार पूर्ण नहीं है, यानी कि ये सब तो अधिकारों की विशेषताएं हैं। राइट्स आर डिजर्व्ड, राइट्स आर रिकॉग्निशन, राइट्स आर एन एश्योरेंस, कि अधिकार जो है वो योग्य होते हैं, अधिकार एक मान्यता होते हैं, अधिकार आश्वासन होते हैं, ये सब अधिकारों की पॉजिटिव सकारात्मक विशेषताएं हैं। लेकिन अधिकार पूर्ण नहीं होते, राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ये क्या है? ये राइट्स की नकारात्मक विशेषता है, ठीक है ना? तो ये ऑड है, ये विषम है। अगले क्वेश्चन में देखिए, नैतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, कानूनी अधिकार, ठीक है। मोरल राइट्स, सिटीजन राइट्स, रिलीजियस राइट्स एंड लीगल राइट्स। इनमें से देखिए ये 3 तरह के जो अधिकार हैं, नागरिक अधिकार, धार्मिक अधिकार और कानूनी अधिकार, ये इंसान को प्रदत्त होते हैं, दिए जाते हैं, दीज आर गिवन। बट मोरल राइट्स जो है वो इंसान को खुद ही समझने होते हैं और अपने अनुसार ही उनको काम में लेना होता है, जो नैतिक अधिकार होते हैं। तो इस हिसाब से नैतिक अधिकार या मोरल राइट्स जो है वो इनमें ऑड है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको लॉन्ग होते हुए भी सबसे पहले लिखा है, ठीक है ना। ये लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो मैंने इसको सबसे पहले इसीलिए लिखा है क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप समझ लेते हो तो ये मान के चलिए कि आप लगभग इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से समझ गए हो। अगर आप अलग अलग अधिकारों को अलग अलग करना सीख गए हो तो आप इस चैप्टर के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो गए हो। क्वेश्चन क्या है, विभिन्न प्रकार के अधिकारों पर एक टिप्पणी लिखिए या नोट बनाइए। प्रिपेयर ए नोट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ राइट्स। तो सबसे पहले होंगे मौलिक नैतिक अधिकार। ये क्या होते हैं? ये मनुष्य की नैतिकता, न्याय की भावना और विवेक पर आधारित अधिकार हैं। वे कानून द्वारा गारंटीकृत नहीं है, कानून इसके लिए कोई गारंटी नहीं लेता है। जैसे कि गरीबों, बीमारों और वृद्धों को दूसरों से सहानुभूति पूर्वक विचार करने का नैतिक अधिकार है। ये अब आप करें नहीं करें ये आपका कॉन्शियस है, ठीक है ना, ये आपका अधिकार है, ये आप सोचो कि आप कितने नैतिक हो सकते हो, लेकिन ये नैतिक अधिकार कहलाते हैं। These are moral rights. These are the rights based on a man's morality, sense of justice, or and conscience. They are not guaranteed by law. For example, the poor, the sick, and the old have the moral right to get sympathetic consideration by others. तो वो उनका अधिकार है, लेकिन ये हम दें नहीं दें कोई गारंटी नहीं है। ये ना तो संविधान देता है, ना नेचर देता है, और ना ही कानून देता है। तो ऐसे में ये क्या होते हैं? ये नैतिक अधिकार कहलाते हैं, जो कि मोरल राइट्स होते हैं, और ये दे ना दे ये सामने वाले के कॉन्शियस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कानूनी अधिकार। राष्ट्र द्वारा इनका आश्वासन दिया जा सकता है। लीगल राइट्स, दे आर अश्योर्ड बाय द नेशन। राष्ट्र इसकी घोषणा करता है कि अगर उस देश में कोई कानून है तो वो कानून राष्ट्र उसकी रक्षा करेगा और उसके द्वारा दिए गए अधिकार जो है वो सभी नागरिकों को मिलेंगे। अगले हैं प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट्स। इनमें जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धन कमाने का अधिकार, ये सब इनमें शामिल है। दे इंक्लूड राइट टू लाइफ, राइट फॉर पर्सनल फ्रीडम एंड राइट टू अर्न वेल्थ। अगला है नागरिक अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है अधिकारों में सबसे ज्यादा, ठीक है ना। सिविल राइट्स क्या होते हैं? ये वे व्यक्तियों के जीवन, धन और स्वतंत्रता से संबंधित है। इनमें जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब आप कहेंगे कि अभी तो ये हमने नेचुरल राइट्स में पढ़ा है, लेकिन नागरिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो उस देश के नागरिक होने के नाते हर एक को मिलते हैं, हर एक को मिलते हैं। तो ऑब्वियसली उसमें प्राकृतिक अधिकार कहीं ना कहीं शामिल हो जाएंगे।
संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धर्म का अधिकार, समानता का अधिकार, इकट्ठा होने का अधिकार, पारिवारिक जीवन जीने का अधिकार और अनुबंध बनाने का अधिकार, ये सब इसमें शामिल होते हैं। दे आर रिलेटेड टू लाइफ, वेल्थ एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, ये रिलेट करते हैं इससे, ठीक है ना, इसलिए they include the right to live, right to freedom, right to work, right to express one's view, right to property, right to education, right to religion, right to equality, right to assemble, right to live family life and right to make contracts। ये सब नागरिक होने के नाते हर एक को मिले हुए रहते हैं, इसलिए इनको नागरिक अधिकार या सिविल राइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक राइट्स। They are related to economic security and the right to earn one's livelihood. They include right to work, right to get decent wages, right to leisure, right to have social security and right to earn wealth. आर्थिक अधिकार जो होते हैं ये आर्थिक सुरक्षा और आजीविका कमाने के अधिकार से संबंधित होते हैं। हर एक को मौका मिले, हर एक को बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी मिले, उसमें किसी भी तरह का लैंगिक भेदभाव नहीं हो, ये सब इन अधिकारों में शामिल होते हैं। इनमें काम करने का अधिकार, अच्छी मजदूरी पाने का अधिकार, अवकाश का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार और धन कमाने का अधिकार, ये सब आर्थिक अधिकारों में शामिल होता है। फिर है पॉलिटिकल राइट्स या राजनीतिक अधिकार। राष्ट्र के राजनीतिक मामलों में भाग लेना हर व्यक्ति का अधिकार है। इसमें वोट का अधिकार आता है, चुनाव लड़ने का अधिकार आता है, विभिन्न पदों पर नियुक्ति का अधिकार आता है और आलोचना करने का अधिकार भी, और साथ ही साथ शिकायत करने का अधिकार भी है। तो ये सारे अधिकार राजनीतिक अधिकारों में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। इट इज पॉलिटिकल राइट इज द राइट टू एन इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल मैटर्स ऑफ द नेशन। दे इंक्लूड राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, राइट इन बी अपॉइंटेड इन वेरियस पोस्ट, राइट टू क्रिटिसाइज एंड राइट टू मेक कंप्लेंट्स, ठीक है ना, ये सब पॉलिटिकल राइट्स में आते हैं। उसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण, जिनके बारे में हम बहुत आराम से बहुत विस्तार में पढ़ चुके हैं, वो है फंडामेंटल अधिकार या मौलिक अधिकार। ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अभी आपसे पूछा जा सकता है अलग से, एक तो ये आपके जो नागरिक अधिकार है ना, ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरे फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं अलग अलग तरीके से इन अधिकारों। तो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार क्या होते हैं? ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। संविधान और हमारा जो देश है वो इन अधिकारों को सुनिश्चित करता है, ठीक है। और अब ये क्या है? These are the essential for the full development of one's personality. The Constitution and ours assure these rights. They are right to equality. सबसे पहले है समानता का अधिकार, और ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा मेरे ख्याल से, ये है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में दिया हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 में दिया हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23-24 में दिया हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 आर्टिकल तक दिया हुआ है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो 29-30 में दिया हुआ है, और साथ ही साथ संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 32 में दिया हुआ, अनुच्छेद 32 में। So these are essential for the full development of one's personality. The Constitution and our country assure these rights. They are right to equality, Article 14 to 18, right to freedom, 19 to 22, right against exploitation, 23-24, rights to religious freedom, 25 to 28, cultural and educational rights, 29-30, and right to constitutional remedies which is given in Article 32. ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। तो कितने तरह के अधिकार पढ़े हमने पढ़े नैतिक अधिकार, उसके बाद में प्राकृतिक अधिकार, उसके बाद में अपने नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, उसके साथ ही सामाजिक अधिकार भी, और अब फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार भी। तो ये अलग अलग तरह के अधिकार होते हैं और इनकी अपनी अपनी प्रकृति होती है। देखिए वही क्वेश्चन है जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है ना। What are the fundamental rights and prepare a short note in it. बहुत अलग से क्वेश्चन में आ जाता है, और इसीलिए मैंने भी अलग से प्रिपेयर किया है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जब बनता है ना, तो आपने अगर शॉर्ट नोट में सारे अधिकार लिखे तो उसको तो छोटा सा लिख दिया, लेकिन यहाँ उन्होंने पूरा ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इस पर एक नोट लिखिए।
तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है ना, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 तक। ये अधिकार कुछ सामाजिक और राजनीतिक विशेषाधिकार हैं जो एक व्यक्ति को एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में और समाज के सदस्य के रूप में मिलते हैं। मौलिक अधिकार इन अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण है और संविधान लोगों को इन अधिकारों का आश्वासन देता है। संविधान आश्वासन देता है और साथ ही साथ ये कानूनी रूप से गारंटीड है। In Part 3 of Indian Constitution from Article 12 to 35, the fundamental rights for Indian citizens are given. Rights are some social and political privileges that a person gets as a citizen of a nation and as a member of that society. Fundamental rights are the most important of these rights, and the Constitution assures the people of these rights. They are legally guaranteed. The fundamental rights are समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया हुआ है, राइट टू इक्वालिटी। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया हुआ है, राइट टू फ्रीडम। शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23-24 में दिया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक दिया हुआ है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है 29-30 में दिया हुआ है अनुच्छेद में, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कुछ एक फैक्ट्स आपको वापस रिमाइंड करवा देती हूँ, वो ये कि जो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया है, वो कौन से में जोड़ा गया है? अब आप बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाओगे कि संस्कृति को शिक्षा का अधिकार 29-30 में तो यही जोड़ा गया होगा, बिल्कुल नहीं। वो जोड़ा गया है स्वतंत्रता के अधिकार में, अनुच्छेद 21 का, ठीक है ना, वहां शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया अनुच्छेद 21 में। और दूसरा जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको कॉन्स्टिट्यूशन की वेरी सोल एंड हार्ट कहा था। जब अगर ये आए कि विच इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ ऐसा पूछा जाए तो आप लिखेंगे द प्रियम्बल इज कॉल्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर ये पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की दिल और आत्मा किसे कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शोषण जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वेरी सोल एंड हार्ट, हमारे संविधान की आत्मा और हृदय दोनों ही कहा है। ध्यान रखना, अगर सिर्फ ये पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे प्रियम्बल या फिर उद्देशिका या प्रस्तावना। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि हमारे संविधान की हृदय और आत्मा दोनों किसे कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट्स आर मीनिंगलेस इफ देयर इज नो सपोर्ट ऑफ लॉज एंड गवर्नमेंट। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? कानून जो है, सरकारों का समर्थन, अगर कानूनों का और सरकारों का समर्थन नहीं मिले तो हमारे सारे अधिकार निरर्थक हो जाते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं। क्यों? क्योंकि नैतिक अधिकार जो होते हैं, अभी हमने पढ़ा, नैतिक अधिकार देना ना देना सामने वाले की कॉन्शियस पे डिपेंड करता है, सामने वाले की इच्छा पे डिपेंड करता है। तो नैतिकता न्याय की भावना और विवेक पर आधारित अधिकार होते हैं। अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का कार्य समाज की अंतरात्मा के विरुद्ध हो भी सकता है, फिर भी नैतिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले को दंडित करने के लिए कोई कानून है नहीं। दूसरी ओर कानूनी अधिकारों की गारंटी संविधान और न्यायालयों द्वारा दी जाती है, और चूंकि राष्ट्र अपराधियों को दंडित कर सकता है, इसलिए ही अधिकार सार्थक हो जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। नैतिक अधिकार, अगर सब सारे अधिकार नैतिक बना दिए जाएंगे तो भाई नहीं मानती मैं, ठीक है ना, कोई भी एक अधिकार नहीं मानता मैं। अब ये एक नैतिक अधिकार है बुजुर्गों का या बच्चों का कि उनको प्रिविलेजेस दिए जाएं, लेकिन आप नहीं मानते तो नहीं मानते, ठीक है ना। लेकिन अगर उन अधिकारों पर कोई बाध्यता हो, अगर सरकार की बाध्यता हो, कानून बना दिए जाएं, तो आप मानेंगे, आपको मानना पड़ेगा। मानेंगे नहीं, आपको मानना पड़ेगा, वरना क्या होगा, आपको अपराधी सिद्ध कर दिया जाएगा और आपको उसके लिए दंडित किया जाएगा। तो इसीलिए क्या जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि संविधान, राष्ट्र और कानून जो है वो अधिकारों के सपोर्ट में खड़े रहें। Yes, I do agree. Moral rights are rights based on men's morality, sense of justice and consciousness. Rights can be denied
The work on an individual might be against conscience of society. Even then, there is no law to punish those who breach the moral rights. On the other hand, legal rights are guaranteed by the Constitution and the courts. Since the nation can punish the offenders, these rights became meaningful. तो चूंकि उनको पनिश किया जा सकता है, इसलिए राइट्स भी मीनिंगफुल हो जाते हैं. नेक्स्ट इज मेंशन एनी 4 सिविल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. सिटीजन्स के कोई 4 जो है नागरिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए. नागरिकों के 4 अधिकारों का उल्लेख कीजिए. तो नागरिकों के एक नागरिक होने के नाते क्या अधिकार है? देखो, हम फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कानूनी अधिकारों की भी बात नहीं कर रहे हैं. कानून तो किसी भी चीज में बनाया जा सकता है. कानून तो ये भी बनाया जा सकता है कि आप इस साइड में चलें रोड के, इसमें ना चलें. आप जो है सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान कर सकते हैं, नहीं कर सकते. तो कानूनी अधिकार अलग होते हैं. ये है सिविल राइट्स. ठीक है. तो पहला जीवन जीने का अधिकार, ये सिविल राइट्स में शामिल होता है. उसके अलावा अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार, समानता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार. अब ये संविधान सरकार और कानून की मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो उसको फंडामेंटल बनाए या किस तरह से उसको पेश करे. सो राइट टू लाइफ, right to express one's opinion, right to equality and right to education can be counted as the civil rights. Next question is right and responsibilities are closely related. Do you agree? Now substantiate your answer. अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं. आप अपने कथन की पुष्टि कीजिए अगर आप सहमत हैं तो बिल्कुल सही बात है. देखिए, सीधी सी मैं आपको इसकी चीज समझा देती हूँ कि अगर हम अपने अधिकारों को ही मानते रहें तो क्या हम जी पाएंगे अच्छे से? क्यों? क्योंकि हमें अपने अधिकारों की अच्छे से पालन करने के लिए या हमें अपने अधिकारों को अच्छे से प्राप्त करने के लिए जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि दूसरे ये चीज माने. और दूसरे ये चीज कब मानेंगे? जब हम ये मानेंगे कि दूसरों के भी अधिकार हैं. यानी हम दूसरों के जितना सम्मान करेंगे वो हमारा उतना सम्मान करेंगे. तो ठीक उसी तरह हम दूसरे के अधिकारों को जितनी मान्यता देंगे वो हमारे अधिकारों को उतनी मान्यता देंगे. तो अगर हम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है? वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, वो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है. और इसीलिए अगर हम देखें तो अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये एक दूसरे से बिल्कुल अंतर संबंधित है. हाँ, मैं सहमत हूं. अधिकार और दायित्व एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं. जैसे ही आप अपने अधिकार का आनंद लेते हैं, आपको अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करना होता है. उसका ये कथन कि मेरा अधिकार आपकी जिम्मेदारी है और आपका अधिकार मेरी जिम्मेदारी है, ये अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच के संबंधों को दर्शाता है. आई डू एग्री, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर द 2 sides of the same coin. As you enjoy your right, you have to carry out your responsibilities. The statement that my right is your responsibility and your right is my responsibility shows the relation between rights and responsibilities. Next question है, rights also impose certain duties on a nation. Illustrate. अधिकार एक राष्ट्र पर कुछ कर्तव्य भी लाद देते हैं. आप इसको इल्यूस्ट्रेट कीजिए, आप इसको समझाइए. Rights give the nation a duty to carry out certain responsibilities. Each right shows that a nation should do and should not do. For example, since people have a right to life, the nation has the responsibility to making laws to protect them from others. It asks the nation to punish those who would or harm us. Imagine that by the right to life, a society means right to a decent and healthy life. Naturally, the society expects that the nation will take steps to ensure and provide the people with a clean and healthy environment necessary for a good life. The right to citizens give the nation the responsibility to act in certain ways. The 2 examples above prove that. तो अब देखो, ये सीधा सा ये बात बताया गया है कि अगर हम ये कहें कि हमारे अधिकार जो है वो राष्ट्र पर जिम्मेदारी है, बिल्कुल है. कैसे है? अगर मुझे जीवन जीने का अधिकार है तो राष्ट्र की ये जिम्मेदारी बनती है कि मेरे जीवन की दूसरों से सुरक्षा करे. दूसरों से कैसे सुरक्षा? अगर कोई मुझे हानि पहुंचाना चाहे तो उसको पहले तो रोके, और अगर वो हानि पहुंचाए तो उसको दंडित करे ताकि आगे से कोई ऐसा ना कर सके.
तो यानी ये मेरे जो अधिकार है वो किसकी जिम्मेदारी बन गए? मेरे अधिकार राष्ट्र की जिम्मेदारी बन गए। अधिकार राष्ट्र को कुछ जिम्मेदारियों को निभाने का कर्तव्य देते हैं। प्रत्येक अधिकार ये दर्शाता है कि एक राष्ट्र को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, क्योंकि लोगों को जीने का अधिकार है, इसलिए राष्ट्र की जिम्मेदारी क्या होती है कि वो उन्हें दूसरों से बचाने के लिए ऐसे कानून बनाए। ये राष्ट्र उन लोगों को दंडित करने के लिए भी कहता है जो हमें घायल करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि जीवन जीने का अधिकार से एक समाज का क्या अर्थ है कि एक स्वस्थ और सभ्य जीवन जीने का अधिकार। अब वो सभ्य और स्वस्थ इन वातावरण का निर्माण कौन करेगा? राष्ट्र करेगा। तो यानी कि ये मेरे अधिकार जो मुझे मिल रहे हैं वो किसकी जिम्मेदारी है? वो राष्ट्र की जिम्मेदारी है। तो ऑब्वियसली ऑल द राइट्स विच आर गिवन टू एनी सिटीजन ऑफ दैट नेशन इज कंटिन्यूअसली और ग्रेजुअली बिकेम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट नेशन। जो मेरे अधिकार एक नागरिक के रूप में मुझे मिले हैं वो अंततः जाकर क्या बन जाएंगे? मेरे राष्ट्र की जिम्मेदारी बन जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन भी लिखने में बहुत दिक्कत होती होगी। जब भी हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं तो बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि मैम ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इसमें हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, सारी चीजें जो आपने बोली है वो हमें अच्छी लगती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? लिखें क्या, उनको शब्द क्या दें। तो इसीलिए आज की ये वीडियो है। क्यों? क्योंकि आपको इस टॉपिक में कहीं भी ये नहीं समझ में आता लिखना क्या है। तो आप अगर जो ये पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सही है और आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपके लिए लिखना और भी इजी हो जाए। नेक्स्ट है प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के बीच में क्या भेद है। अब देखो, यहाँ हम अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अधिकार पढ़ने से पहले इस चैप्टर में असमानताएं बताई गई है। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज। राजनीतिक सिद्धांत में असमानताओं को प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब देखो, प्राकृतिक क्या होता है? नेचुरल इनइक्वालिटीज जो होती हैं वो इंसान को बाय बर्थ मिली होती है। बाय बर्थ कैसे होती है? हर इंसान जो पैदा होता है वो अलग शक्ल लेकर पैदा होता है। उसके नाक अलग होता है, उसकी आंखें अलग होती है, उसके स्किन का कलर अलग होता है, उसकी हाइट जो है बाद में अलग अलग होती है, उसका हेल्थ अलग अलग तरह का रहता है। तो यानी हर इंसान एक जैसा पैदा नहीं होता। इवन उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो भी एक जैसी नहीं होती। तो ऐसे में हर इंसान जो है अलग अलग लेवल पर पैदा होता है और अलग अलग तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन होती है। तो नेचुरल इनइक्वालिटीज जो होती हैं वो बाय बर्थ होती है, वो जन्म से ही हमें मिली होती है ऐसी असमानताएं। लेकिन सामाजिक असमानताएं या सोशल इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? दे आर गिवन टू अस बाय आवर सोसाइटी। ठीक है ना? ये हमारा समाज हमें प्रदान करता है। हमारा समाज हमें ये बताता है कि अगर आप धनी हो तो आप थोड़े ऊंचे स्टेटस पे हो, अगर आप पुअर हो, आप गरीब हो तो आपका स्टेटस नीचा है, आप इस जाति के हो, आप इस धर्म के हो, आप इस कास्ट के हो, क्रीड के हो, इस नेशनैलिटी को हो, इस जेंडर के। तो ये सब किसने किए? ये असमानताएं किसने पैदा की? ये समाज ने की। इसलिए ये सामाजिक असमानताएं। तो अगर आपको सामाजिक असमानताओं और प्राकृतिक असमानताओं के बीच में फर्क लिखना हो तो क्या लिखेंगे? सबसे पहला फर्क ये लिखेंगे कि प्राकृतिक असमानताएं जो होती हैं वो बाय बर्थ होती है, वो जन्म पर आधारित होती है। सामाजिक असमानताएं जो होती है वो समाज द्वारा निर्धारित की जाती है। प्राकृतिक असमानताएं व्यक्ति के शरीर तक सीमित रहती है, सामाजिक असमानताएं व्यक्ति के जीवन स्तर पर भी प्रभाव डालती है। प्राकृतिक असमानताएं जो है वो किसी भी तरह से खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन यदि कोशिश की जाए तो सामाजिक असमानताओं को खत्म किया जा सकता है। ठीक है ना? तो ये दोनों असमानताओं के इनइक्वालिटीज के बीच में डिस्टिंग्विश्ड है, डिफरेंशिएशंस है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल राइट्स, नेम देम। आप सार्वभौमिक अधिकारों से क्या समझते हैं? अब ये नया क्या निकल के आया भाई? सार्वभौमिक। मैम आपने तो जो अधिकारों वाले पढ़ाए थे उसमें सार्वभौमिक तो कहीं नाम ही नहीं था, आपने तो नेचुरल वगैरह बताए थे। जी हाँ, नेचुरल राइट्स जो होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। क्यों इसको सार्वभौमिक कहा गया? क्या कहा गया? यूनिवर्सल, पूरे यूनिवर्स में सबको मिले हैं। यानी किसी देश की सीमा से इनका कोई लेना देना नहीं, किसी समाज से इनका कोई लेना देना नहीं, किसी अर्थव्यवस्था से इनका कोई लेना देना नहीं, ये पूरे मानव के लिए है। तो जो मानवीय अधिकार हैं और जो कॉन्शियस पर आधारित नहीं होकर वास्तव में मिले हुए हैं उनको हम कहेंगे सार्वभौमिक अधिकार या यूनिवर्सल राइट्स। इनको नेचुरल राइट्स भी कहा जाता है। वो न्यूनतम सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां जिनकी मांग और अपेक्षा सभी समय और समाज के लोगों द्वारा
सार्वभौमिक रूप से की जाती है उनको सार्वभौमिक अधिकार कहते हैं। वास्तव में सार्वभौमिक अधिकार वो अधिकार हैं जिन्हें एक सभ्य और सम्मानजनक जीवन के लिए बुनियादी माना जाता है। The minimum socio-economic cultural conditions which are demanded and expected by the people of all time and societies universally are called as the universal rights. In fact, universal rights are those rights which are considered basic for a decent and dignified life. So, अब मुख्य सार्वजनिक अधिकार कौन कौन से हैं? आजीविका का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, अभिव्यक्ति का अधिकार, राइट टू एक्सप्रेशन, एंड शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ये तीनों जो है सार्वभौमिक अधिकारों में गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द राइट्स आर नेसेसरी। आप बताओ अधिकार जरूरी क्यों है हमारे लिए, क्यों चाहिए भाई हमें अधिकार? अपना अपना काम करो बस, अधिकार खत्म, क्या ये अधिकार है? तो ये वही प्रॉब्लम जो मैंने आपके चैप्टर में शुरू में कही थी कि क्वेश्चन हमें समझ में आ गया कि अधिकार हमारे लिए जरूरी है, उसके बिना हम कैसे रहेंगे अगर हमें अधिकार ही नहीं मिलेगा तो। लेकिन लिखे क्या? ठीक है ना, लिखे क्या? तो आप ये लिखेंगे, अधिकार हमारी भलाई के लिए आवश्यक शर्तें हैं, वो व्यक्तियों को नागरिकों की प्रतिभा और कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। अधिकारों की उपलब्धता के बिना नागरिकों का पूर्ण विकास ही संभव नहीं है। नागरिकों का अधिकार न केवल विकास के लिए आवश्यक शर्तें और सुविधाएं प्रदान करते हैं बल्कि नागरिकों के बीच विश्वास को भी बढ़ावा देते हैं। कई राज्य अधिकार प्रदान करने में भेद और भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन अधिकार जो होते हैं वो सबको एक जैसे मिले हुए रहते हैं। Rights are necessary conditions for our well-being. They help individuals to develop the talents and skills of the citizen. Without the availability of the rights, the fuller development of the citizen is not possible. Rights not only provide necessary conditions and facilities for the development, but also promote confidence among the citizens. तो इसलिए हमारे लिए अधिकार बहुत जरूरी है ताकि हम एक ऐसे वातावरण में रह सके जो हमारे जीवन के लिए सही है। नेक्स्ट इज मानवाधिकारों से आप क्या समझते हैं? अब बताइए, ये सार्वभौमिक अधिकार का जो सुलझा नहीं और मानव अधिकार आ गए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? मानव अधिकार वो परिस्थितियां, व्यवहार और उनका तरीका है जिसकी एक इंसान होने की अपेक्षा करता है और मांग करता है। देखिए, एक इंसान होने के नाते जो सम्मान, जो डिग्निटी, जो ऑनर मुझे मिलना चाहिए वो मिलता रहे, ठीक है ना। ना उसमें ये देखा जाए कि किस लिंग का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस सोशल स्टेटस का है, किस इकोनॉमिकल स्टेटस का, वो नहीं देखा जाए। एक इंसान के तौर पर मेरे साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वो अगर मैं उसकी मांग करूं तो वो मेरे ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार कहलाएंगे। मानवाधिकारों के पीछे धारणा यह है कि सभी व्यक्ति कुछ चीजों के हकदार होते हैं। व्यवहार का तरीका, काम करने और रहने की स्थिति। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं। मनुष्य भावनात्मक और बौद्धिक होता है, इसलिए उसे उसके अनुसार व्यवहार की आवश्यकता होती है। एक इंसान के रूप में प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय भी होता है और मूल्यवान भी होता है। Human rights are those conditions made of behavior which one expects and demands being a human being. The assumption behind human rights is that all persons are entitled to certain things, mode of behavior, working and living conditions because they are human beings. A human being is emotional and intellectual, hence he needs behavior accordingly. As a human being, each person is equal and valuable, and we have to understand the value. We have to respect this uniqueness. तो उससे क्या होगा? उससे हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान को जो सम्मान देना होता है वो हम दे पाते हैं। What do you mean by political rights? यानी कि इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं है। आप अगर राइट्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझ लो तो आपको बिल्कुल ये चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं आएगी कि राजनीतिक अधिकार क्या है। अब राजनीतिक अधिकार नाम से पता चल रहा है राजनीति से रिलेटेड। अब राजनीति में क्या आएगा? राजनीति में आएगा सबसे पहले वोट देने का अधिकार, उसके बाद में चुनाव लड़ने का अधिकार, उसके बाद में किसी भी पद पर नियुक्ति का अधिकार, ठीक है ना। एक नागरिक होने के नाते अपनी बात रखने का अधिकार, अगर मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो उसकी आलोचना का अधिकार, अगर वास्तव में कुछ गलत हुआ है तो उसकी शिकायत का अधिकार। ये सब राजनीतिक अधिकारों में गिने जाते हैं। मतदान का अधिकार,
चुनाव लड़ने का अधिकार, एक संघ और राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। राजनीतिक अधिकारों में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार भी शामिल है। ठीक है ना। राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं, तो विरोध और असहमति का अधिकार भी राजनीतिक अधिकारों में शामिल किया जाता है। यानी ये सारी चीजें, दैट राइट टू कास्ट वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, राइट टू बी एट एनी डिग्निफाइड पोस्ट, right to say your words or your opinions, your expression, or right to oppose anyone if he or she is doing wrong, ये सब किस में आते हैं? ये political rights में काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू राइट्स अफेक्ट द स्टेट। अधिकार जो है राज्य को किस तरह से प्रभावित करते हैं। राजनीतिक और अन्य सभी अधिकार राज्य से मांग और दावे ही होते हैं, ये क्लेम्स ही होते हैं। इसलिए इन अधिकारों की मांग सीमा के रूप में होती है और राज्य के अधिकारों की भी इससे मतलब राज्य कितने अधिकार देते हैं इसकी जांच होती रहती है। अधिकार राज्य को कुछ करने या ना करने के लिए बताते रहते हैं। अधिकार राज्य पर कुछ विशेष प्रकार के कार्यों के लिए बाध्यता भी रखते हैं और सुझाव भी देते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, किस तरह से लोगों को बचाना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह अधिकारों के माध्यम से ही होता है कि राज्य पर अपनी मांगे रखी जाती है और इसीलिए अधिकार सीधे राज्य से संबंधित होते हैं। कैसे हैं राज्य से संबंधित? बिकॉज वी डिमांड आवर राइट्स फ्रॉम द स्टेट डायरेक्टली। वी डिमांड आवर राइट्स। हम अपने अधिकार मांगते किससे? हमें अपने अधिकार देगा कौन? वो जो इनको अश्योर करेगा। अश्योर कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन खुद मूर्त है क्या? नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से करेगा। सो ऑल द इंस्टीट्यूशंस, when the institutions are related to the states, that's why our claims, our rights are demandable from the states directly. That's why we can say that rights are directly related to states. ठीक है। What are economic rights? आर्थिक अधिकार क्या होते हैं? ठीक है ना। तो ले दे के हम उन्हीं जो हमारा पहला क्वेश्चन मैंने आपको कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी क्वेश्चन को हम एलोबरेट कर रहे हैं, थोड़ा एक्सटेंसिव करके आपको बता रहे हैं। जीवन को बनाए रखने के लिए आर्थिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। ये वो मांगे और दावे हैं जो एक सभ्य और गुणात्मक जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं, जैसे आजीविका का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, न्यूनतम पर्याप्त मजदूरी का अधिकार, राइट टू मिनिमम एंड एडेक्वेट वेजेस, अवकाश का अधिकार, राइट टू लेजर, आवास, भोजन, कपड़े और मजदूरी की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता होने का अधिकार, राइट टू हैविंग मिनिमम बेसिक नीड्स ऑफ शेल्टर, फूड, क्लोथ्स एंड वेजेस, मुआवजे का अधिकार, राइट टू कंपनसेशन। और इन आर्थिक स्थितियों के बिना जीवन क्या हो जाएगा? दयनीय हो जाएगा। विदाउट दीज इकोनॉमिक कंडीशंस लाइफ इज अ मिजरेबल। ठीक है ना। तो इसलिए ये आर्थिक अधिकार भी बहुत जरूरी होते हैं, बल्कि आज के टाइम में देखें ना तो आर्थिक अधिकार ही जरूरी होते हैं। जब वो मिले हुए हैं तो बाकी अधिकारों को हम अपने आप कैसे न कैसे प्राप्त कर ही लेते हैं। What do you mean by cultural rights? अब सांस्कृतिक अधिकार क्या होते हैं? सांस्कृतिक अधिकार होते हैं कि आप किस तरह से रह सकते हो, किस तरह से अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हो, किस तरह से अपने कपड़ों को डिसाइड कर सकते हो कि हम अपनी संस्कृति के अनुसार पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। वो सारे जो अधिकार हैं वो सांस्कृतिक अधिकारों में शामिल किए जाते हैं। मनुष्य अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ही उत्पाद है, इसलिए अपने भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास के लिए उसे सांस्कृतिक अधिकारों की आवश्यकता होती है, जो संस्कृति, पोशाक, त्योहारों, प्रत्यक्ष भाषा, पोशाक के पैटर्न, भोजन और रीति रिवाजों की स्थिति है। इन क्षेत्रों में अधिकारों की उपलब्धता के बिना मनुष्य का विकास ही संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो सांस्कृतिक विकास से ही शांति आती है किसी भी क्षेत्र में, जो उसके अंदर मनुष्य के अंदर शिष्टाचार और इस तरह के सारे जो होते हैं उनका संचार करता है और उसके व्यक्तित्व को विकास करके और बढ़ावा देता है। मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज कल्चरल बैकग्राउंड, देयरफॉर फॉर हिज इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ही नीड्स कल्चरल राइट्स विच आर द कंडीशंस ऑफ कल्चर, ड्रेस, फेस्टिवल्स, डायरेक्ट लैंग्वेज, dialects, languages, dress pattern, food and customs. Without the availability of these rights, no fuller development of men is possible.
because a man becomes incomplete only by his cultural development, which incalculate manners and equates in the him and promotes his personality development. तो वो सारी चीजें जब इंसान में आने लग जाएगी कि उसको किस तरह से मैनर्स रखने हैं, किस तरह से एटिकेट्स फॉलो करने हैं, ये सारी जब इंसान में आएगी ना, तो वो किससे आती है? वो कल्चर से आती है ना। हम जब देखते हैं ना कोई बच्चा अगर अच्छे से बिहेव नहीं करे तो ये सभ्य नहीं है, तो वो सभ्यता, वो संस्कृति, वो सिविलाइजेशन, वो कल्चर, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको जारी रखना मनुष्य का एक बहुत बड़ा अधिकार है। शिक्षा के अधिकार के महत्व को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द राइट टू एजुकेशन। ये फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट बुक का भी जो सेकंड चैप्टर है वो अधिकारों पर ही निर्भर करता है और सेकंड बुक में तो 5वां चैप्टर ही राइट्स है आपका। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा के अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। The awareness of the right to education is an increase in the whole international community. It has become an international commitment. All the states are making every effort to promote their literacy percentage. Educational rights help individuals to develop their talents and skills. Educational brightens regions and mental facilities to men and gives up him useful skill. Considering the importance of education, the right to education is becoming a universal right. शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बढ़ रही है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता बन गई है। अब सारे देश इसके लिए बिल्कुल कमिटमेंट रखने लगे हैं, कमिटेड हो गए हैं कि हमें अपने नागरिकों को शिक्षा देनी ही है। सभी राज्य अपने साक्षरता प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। शैक्षिक अधिकार व्यक्तियों को उनकी प्रतिभा और कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। शिक्षा मनुष्य के मानसिक सुविधाओं और मानसिक विकास को और आगे ले जाती है और हमें कौशल प्रदान करती है। शिक्षा के महत्व को देखते हुए आज के टाइम में शिक्षा का जो अधिकार है वो एक सार्वभौमिक अधिकार के रूप में बदलता जा रहा है। हाउ द राइट्स लिमिट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिकार राज्य के अधिकारों को कैसे सीमित करते हैं, मतलब हमारे अधिकार राज्य के अधिकारों को कैसे सीमित करते हैं। देखो पहले क्विक सा आप समझ लेते हैं इस चीज को। मैंने आपको एक क्वेश्चन में क्या बताया था कि किस तरह हमारे अधिकार राज्य के लिए जिम्मेदारी हो जाते हैं। अब अगर मेरी कोई जिम्मेदारी है, ठीक है ना, मुझे पता है कि मुझे इस समय से इस समय तक ये काम करना है, तो मैं उस समय के लिए क्या हो जाऊंगी? बाउंड हो जाऊंगी, मैं उस समय के लिए वहां बंद जाऊंगी। तो जब आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई जॉब कर रही हूँ या आप कोई जॉब कर रहे हो, ये जैसे आप बच्चे स्कूल जाते हो तो आपको पता है आपकी स्कूल का टाइम क्या है। आपकी स्कूल का टाइम सुबह 8 बजे से लेकर और दोपहर के 2 बजे तक है मान लीजिए। अगर ऐसा है तो 8 से 2 आपको जाना ही होगा, ठीक है। आप एक आधे दिन बीमारी की वजह से नहीं गए, कभी कभी बहाना भी मार लिया, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन आपको जाना ही होता है, आप बाउंड हो जाते हो। ठीक वैसे ही अगर राज्य को ये है कि राज्य को पता है कि मुझे अपने नागरिकों को ये अधिकार देने हैं, तो राज्य उसके लिए क्या हो जाता है? बंदी हो जाता है। राज्य बाधित हो जाता है, बाध्य हो जाता है कि मुझे मेरे नागरिकों को ये अधिकार प्रदान करने ही हैं, ठीक है। राज्य के दिए गए क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर राज्य का संप्रभु अधिकार होता है, लेकिन अधिकार और ऐसी चीज है जो राज्य को कुछ चीजें करने के लिए और कुछ चीजें नहीं करने के लिए कहते हैं। इसलिए अधिकार राज्य के अधिकार पर रोक लगा देते हैं। इसलिए क्या होता है? हमारे अधिकार राज्य के अधिकारों को बाधित कर देते हैं, यानी जहां हमारे अधिकार शुरू हो जाते हैं वहां राज्य की जिम्मेदारियां शुरू हो जाती है, और जैसे ही किसी की जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है वैसे ही वो वहां बाध्य हो जाता है, और इसीलिए हमारे अधिकार राज्य पर बाध्यकारी शक्ति होते हैं। What is the natural theory of rights? अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत क्या है? अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत के समर्थकों का तर्क ये है कि अधिकार हमें प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, मतलब हमें मिले नहीं हैं, किसी और ने नहीं दिए हैं, भगवान ने और प्रकृति ने खुद हमें ये अधिकार दिए हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम पैदा हुए तो हमारे पास ये अधिकार थे। पुरुषों के ये अधिकार या व्यक्तियों के ये अधिकार प्राकृतिक कानून से प्राप्त हुए थे, न कि समाज या राज्य के निर्माण से। ये अधिकार प्राकृतिक है जिन्हें हमसे कोई भी परिस्थिति में कोई भी नहीं ले सकता। और इस सिद्धांत के समर्थक 3 महत्वपूर्ण अधिकारों पर विचार करते हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार।
Supporters of the natural theory of rights argue that rights are given to us by nature. It means we had rights when we are born. These rights of men were derived from the natural law and not the creation of state or society. These rights are natural, which cannot be taken by anyone in any circumstance. Supporters of this theory consider three important basic rights: right to life, right to liberty, and right to property. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मोरल राइट्स? नैतिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? तो नैतिक अधिकार जो होते हैं वो हमारे अधिकार कम होते हैं और एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होते हैं। हमारे अधिकार कम, हमारी आशाएं ज्यादा होती है। कैसे वो हमारी आशाएं ज्यादा होती है? नैतिक अधिकार बाध्यकारी नहीं होते। नैतिक अधिकार जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि पालन किया ही जाए, वो हमारे कॉन्शियस पे डिपेंड करते हैं, वो हमारे स्व प्रेरणा पे, हमारी आत्मा की, जिसको हम कहते हैं ना कि हमारे माइंड पे डिपेंड करते हैं कि हम उनको कितना पालन करना चाहते हैं। तो नैतिक अधिकार जो होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते, वो हमारे कॉन्शियस पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ मोरल राइट ऑफ द ओल्ड एज पीपल एंड अ डिसेबल्ड पर्सन और ब्लाइंड पर्सन टू एक्सपेक्ट सपोर्ट फ्रॉम द एबल्ड पर्सन. Similarly, it is the right of parents, teachers and elders to expect respect from the younger generation. जैसे कि वृद्ध लोगों और विकलांग व्यक्ति या नेत्रहीन व्यक्तियों का ये नैतिक अधिकार है कि वो सक्षम व्यक्तियों से समर्थन की अपेक्षा करें, लेकिन वो दे नहीं दे वो उनकी मर्जी है। और इसी तरह माता पिता, शिक्षकों और बड़ों का अधिकार है कि वो अपने से बच्चों, जो छोटी अगली जनरेशन है, उनसे रेस्पेक्ट की आशा रखें या फिर उनकी रेस्पेक्ट की क्लेम करें। तो ये होता है नैतिक अधिकार। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द राइट। वास्तव में ये राइट का कॉन्सेप्ट आया कहां से? क्या है राइट्स? राइट्स आर एक्चुअली सम क्लेम्स, सम डिमांड्स which are forcible on the state itself, which are forcible for each other, which are enforced by the legal protection, which are enforced by the legal power of the state or the legal power of the constitution. ठीक है ना? तो हर कोई अपनी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के बावजूद अपने अधिकारों की बात करता है, लेकिन अधिकारों की अवधारणा का वास्तविक अर्थ केवल कुछ ही लोग जानते हैं, बल्कि अधिकार जो है वो अधिकारों से ज्यादा जिम्मेदारियां साथ में लेके आते हैं। अधिकार कुछ परिस्थितियां, सुविधाएं हैं जिन्हें हम मांग और दावे के रूप में कह सकते हैं, और ये वो मांग है, वो दावे हैं जो मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अधिकारों को अलग अलग युगों और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से देखा गया है। अधिकार परिस्थितियों और समाज की प्रकृति की उपज है, इसलिए अधिकार अनिवार्य रूप से हकदार हैं, या उन्हें हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एनफोर्सेबल है। लास्की ने अधिकारों को उन आवश्यक शर्तों के रूप में परिभाषित किया है जो मानव विकास और कल्याण के लिए आवश्यक है। Everybody, irrespective of his socio-economic and educational status, talks to his or her rights, but only a few people know the real meaning and concept of the right. People generally understand the right in terms of their claims, expectations, necessities, and demands, but know a little about obligations related to it. Rights are certain circumstances, facilities which we can say as demands and claims which are necessary for all-round development of men. Rights have been viewed differently in different ages and different circumstances. Rights are the product of circumstances and the nature of society. Therefore, the rights are essentially the entitlement, or we can say justified claims. Lasky has defined rights as the essential conditions which are necessary for human development and welfare. Next question, write a main essential feature of rights. अधिकारों की जो मुख्य विशेषताएं हैं या जो आवश्यक विशेषताएं हैं वो बताइए। तो अधिकारों का जो इंटरप्रिटेशन है वो तो हम बार बार कर चुके हैं, इनकी परिभाषा हम बार बार देख चुके हैं, तो बार बार अधिकारों की परिभाषा नहीं बताऊंगी आपको, वो आप अब समझ चुके हैं आराम से। हम सिर्फ उनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। राइट्स आर अवेलेबल इन कलेक्टिव ग्रुप और लाइफ ओनली। अधिकार जो है सामूहिक या सामूहिक जीवन में ही उपलब्ध होते हैं। कैसे? अगर कोई अधिकार है वो तो सिर्फ मेरा अधिकार नहीं है, वो संविधान का अधिकार है, तो वो सिर्फ मुझे नहीं मिला है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिला है, सिर्फ प्रेसिडेंट को नहीं मिला, वो सबको मिलेगा। तो ये एक तरह से कलेक्टिविटी जो है डिटरमाइन करने वाले होते हैं।
राइट्स आर द सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस, अधिकार सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणीय स्थितियां हो सकती हैं। राइट्स आर नेसेसरी फॉर मेंस डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, अधिकार मनुष्य के विकास और कल्याण के लिए बहुत जरूरी होते हैं। राइट्स कैन नॉट बी एब्सोल्यूट इन कलेक्टिव लाइफ, अधिकार जो है स्थिर नहीं हो सकते, वो परिवर्तित होते रहते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। राइट्स आर ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, अधिकार जो है वो राज्य के दायित्व होते हैं, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि कैसे उनके आंसर्स आपको लिखने हैं। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन लिबरल एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स। सबसे पहले आप लिबरल और मार्क्सिस्ट बहुत बार पढ़ चुके हो कि लिबरल कौन थे, मार्क्सिस्ट कौन थे। तो लिबरल्स क्या थे? लिबरल्स वो लोग थे जो ये मानते हैं कि कुछ ना कुछ टॉलरेंस जो है वो जरूरी है। अगर सरकार बनी है तो सरकार को टॉलरेट होना जरूरी है। टॉलरेट किसके लिए? टॉलरेट एज इन फॉर लिबर्टीज ऑफ मेन। तो लिबरल्स जो है वो हमेशा से लोगों के अधिकारों की बात करते हैं। वो इस तरह से बात करते हैं कि मनुष्य जो है वो हमेशा से स्वतंत्र पैदा हुआ है, बाय नेचर, प्रकृति से ही मनुष्य एकदम स्वतंत्र है। तो प्रकृति से जब मनुष्य स्वतंत्र है तो सारे ही जो प्राकृतिक अधिकार है वो बाय बर्थ मनुष्य को मिल गए हैं, ठीक है। ऐसे में कोई भी इनको अधिकारों को छीनने का हकदार नहीं हो सकता। तो ये बात लिबरल्स कहते हैं। लेकिन मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं? मार्क्सिस्ट ये मानते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है ये आर्थिक रूप से या इसको हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द घूमती है। तो मार्क्सिस्ट बात करते हैं आर्थिक अधिकारों की, आर्थिक समानता की, इक्वालिटी की, इन सब की बात करते हैं। जबकि लिबरल्स बात करते हैं मनुष्य के नैतिक अधिकारों की, मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की, मनुष्य के राजनीतिक अधिकारों की, ठीक है ना। तो ये फर्क है इन दोनों में। लिबरल्स जो है उदारवादी विचारक प्राकृतिक अधिकारों के महत्व की सराहना तो करते हैं और कानून के शासन, समानता के अधिकार, मतदान के अधिकार जैसे राजनीतिक अधिकारों पर जोर देते हैं। चुनाव, संघ और राजनीतिक दलों के गठन का भी समर्थन करते हैं। लेकिन मार्क्सिस्ट क्या चाहते हैं? मार्क्सिस्ट जो है वो आर्थिक वातावरण के अधिकारों को ज्यादा मानते हैं और आर्थिक अधिकारों को मनुष्य के विकास और कल्याण के लिए अधिक आवश्यक मानते हैं। उनके लिए आर्थिक अधिकार जैसे काम का अधिकार, समान और पर्याप्त मजदूरी, मुआवजा, अवकाश और संपत्ति का अधिकार राजनीतिक अधिकारों से भी ज्यादा जरूरी है। ओके, so for them economic rights like the right to work, equal and adequate wages, compensation, leisure and property are more necessary than political rights. अब अधिकारों का महत्व क्या है, वर्णन कीजिए कि अधिकारों के महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द राइट्स। तो अगेन सबसे पहले आपको अधिकारों की परिभाषा देनी होगी कि अधिकार क्यों चाहिए हमें। अब उसके बाद में राइट्स आर नेसेसरी फॉर मेंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार बहुत जरूरी होते हैं। राइट्स आर नेसेसरी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोक कल्याण के लिए जरूरी होते हैं। राइट्स कीप द मेंस मोरल हाई एंड स्ट्रेंथन हिम साइकोलॉजिकली ऑल्सो, मनुष्य को नैतिक रूप से ऊंचा रखते हैं और उसे मानसिक रूप से भी मजबूत करते हैं। राइट्स पुट चेक ऑन द स्टेट, अधिकार जो है वो राज्य के ऊपर बाध्यकारी स्थिति पैदा करते हैं। राइट्स इवोक ड्यूटीज टू अदर्स, अधिकार जो है वो दूसरों के कर्तव्यों को जो है पैदा करते हैं। मतलब अगर हमारे अधिकार हैं वो तो दूसरों के लिए क्या बन जाएंगे? कर्तव्य बन जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ लिया है हालांकि इसको बहुत अच्छे से। फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर गिवन एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन लिविंग अंडर दैट कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमें संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं और जिनकी सुरक्षा संविधान द्वारा की जाती है और जो संविधान द्वारा ही जिनकी गारंटी दी जाती है। If fundamental rights are violated by any executive or legislative, अगर मौलिक अधिकारों का हनन कोई भी विधायिका या कार्यपालिका करे, so then we can go to the court or to the judiciary for the protection of our fundamental rights. तो हम न्यायपालिका के पास जा सकते हैं ताकि हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जा सके।
ऐसे में फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जस्टिफिएबल होते हैं, वो न्याय योग्य होते हैं। मतलब अगर उनके ऊपर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई भी वायलेट करने की कोशिश करे तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए न्याय की मांग कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिएबल, और उसके साथ साथ ये नागरिकों के विकास और कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी माने गए हैं। मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो राज्यों द्वारा संविधान में रखे जाते हैं और शासन में भी मौलिक होते हैं। मौलिक अधिकारों का महत्व इसी बात में निहित है कि वो जीवन की बुनियादी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक धार्मिक स्थितियां हैं जो नागरिकों में विश्वास पैदा करती हैं। जब नागरिकों में ये विश्वास पैदा हो जाएगा कि हाँ, यहाँ हमारे सभी अधिकार सुरक्षित है, तो नागरिक उस राष्ट्र के प्रति भी बहुत ज्यादा विश्वसनीय अपने आप को समझने लगेंगे। और अगर नागरिकों को राज्य पर विश्वास होगा तो वो साथ ही साथ राज्य की विश्वसनीयता में भी अपना योगदान जरूर देते हैं। अधिकांश देशों में मौलिक अधिकारों को न्यायोचित बनाया गया है, जस्टिफिएबल बनाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? जस्टिफिएबल होने का मतलब, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, व्हाट डज इट मीन? तो इट मीन्स that if the fundamental rights are violated at any level by executive or legislature, one can move to the courts for their enforcement. Fundamental rights are thus protector of citizens' liberties and also democracy. Fundamental rights have become synonym of democracy these days. The level of democracy is judged by the kind of fundamental rights available in the society. मौलिक अधिकारों को न्यायोचित बनाया गया है, जिसका अर्थ यह है कि यदि कार्यपालिका या विधायिकाओं द्वारा किसी भी स्तर पर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो कोई व्यक्ति उनके प्रवर्तन के लिए, उनको लागू करने के लिए अदालतों की तरफ जा सकता है, और इस प्रकार ये नागरिकों की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के रक्षक भी हैं। और मौलिक अधिकार लोकतंत्र के पर्याय बन गए हैं। लोकतंत्र का स्तर उस समाज में कैसा है, ये फंडामेंटल राइट्स के आधार पर भी तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ यूएन इन द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो मानवाधिकार हैं उनको बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल है? लोकतंत्र और शिक्षा के विकास के साथ साथ मानवाधिकारों की प्राप्ति का चिंता एक वैश्विक मुद्दा बन गई है। बेहतर जीवन और बेहतर जीवन के लिए आग्रह बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की मांग और आग्रह को मजबूत करने का एक साधन बन गया है। संयुक्त राष्ट्र ने एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा 1948 पारित किया है, और जिसमें मानवाधिकारों के लिए कुछ मानदंड भी स्थापित किए गए हैं। घोषणा के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को मानवाधिकारों के लिए मानदंडों की प्राप्ति की आवश्यक शर्तों को मानना जरूरी हो जाएगा। With the development of democracy and education, the concern for the realization of human rights has become a global issue. Urge for a better life and better living is on increase. UN has become the instrument of strengthening and demand and urge for human rights. UN has passed an International Human Rights Declaration in 1948 in which it has set up the certain norms for the cause of human rights. All the signatories of the declaration are supposed to provide necessary conditions for the realization of norms of human rights. साथ ही साथ विश्व के विभिन्न हिस्सों में मानवाधिकारों के स्तर को बढ़ावा देने और निगरानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मानवीय परिस्थितियों की अपेक्षा की जाती है वो क्या है? वो है रोजगार, काम करने की स्थिति, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, पेयजल और अन्य पर्यावरणीय और पारिस्थितिक व्यवस्थाएं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चर्चा, बहस और सिफारिशों का एक ऐसा मंच बन गया है जो इन सब पर कार्यवाही करता है। हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मली जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है जस्ट टू प्रोटेक्ट ऑल द ह्यूमन राइट्स इन द होल वर्ल्ड। और जो सारे सिग्नेचरी कंट्रीज हैं उनके साथ इसी बात के सिग्नेचर करवाए गए हैं कि आपके देश में जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो मानवाधिकार हैं, उनकी रक्षा की जाएगी। नाउ एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल राइट्स। सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार कौन कौन से होते हैं? अब राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं? जो हमें राजनीति की ओर ले जाते हैं। सामाजिक अधिकार जो हमारे सामाजिक पहलू से संबंधित होते हैं। आर्थिक अधिकार जो हमारे वित्तीय पहलू से संबंधित होते हैं। तो महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार कौन कौन से हैं? हमारे सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार है मत देने का अधिकार, राइट टू वोट, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, राइट टू इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव, उसके साथ साथ चुनाव लड़ने का अधिकार,
राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, उसके साथ साथ राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, विरोध और मतभेद का अधिकार, राइट टू ओपोज एंड डिफर, उसके साथ साथ अभिव्यक्ति का अधिकार, राइट टू एक्सप्रेशन, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षण का अधिकार, राइट टू ए फ्री एंड फेयर ट्रायल, विरोध का अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू प्रोटेस्ट एंड राइट टू सिविल लिबर्टीज। ये सब किस में आते हैं? ये सब हमारे राजनीतिक अधिकारों में शामिल किए जाते हैं। अधिकार और स्वतंत्रता एक साथ कैसे जुड़े हुए हैं? ऑब्वियसली अधिकार और स्वतंत्रता एक साथ जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? देखिए, ये सिर्फ इंटरलिंक्ड नहीं है बल्कि इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए अगर मैं स्वतंत्र नहीं हूं, इफ आई एम नॉट फ्री, हाउ वुड आई एंजॉय माई राइट्स? अगर मैं स्वतंत्र नहीं हूं तो मैं अपने अधिकारों का आनंद कैसे लूंगी? लेकिन अगर मेरे पास अधिकार नहीं है तो मैं स्वतंत्र ही कैसे हुई? ठीक है ना? इफ आई एम नॉट हैविंग एनी ऑफ द राइट, हाउ वुड आई बी फ्री? तो अगर मेरे को अधिकार होंगे इसका मतलब मैं स्वतंत्र हूं, और स्वतंत्र हूं इसका मतलब मेरे पास अधिकार है। सो बोथ ऑफ दीज आर नॉट ओनली इंटरलिंक्ड बट आर इंटरडिपेंडेंट। तो बस आपको यही याद रखना है कि ये सिर्फ एक दूसरे से अंतर संबंधित नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे पर डिपेंड है, निर्धारित करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि वही है कि आप समझ तो गए हैं लेकिन आप इसको लिखेंगे कैसे? ठीक है ना? आप इसको लिखेंगे कैसे? सबसे जरूरी चीज है कि आप इसको लिखेंगे कैसे, शब्द क्या होंगे। तो दीज वर द वर्ड्स इन विच यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। और ये इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है कि आप ये भी लिख सकते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये समूह के जीवन में लागू होता है, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, अंतरराष्ट्रीय समुदायों का समूह हो। तो वहां पर आपको ध्यान रखना होता है कि राइट्स और ड्यूटीज, राइट्स और फ्रीडम, ये सब एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आधुनिक कल्याणकारी राज्यों में अधिकारों के अर्थ और विकास की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द राइट्स इन मॉडर्न वेलफेयर स्टेट। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, men always expected, demanded and claimed certain basic things to lead a decent and dignified life। क्योंकि मानव जीवन की शुरुआत के बाद से ही मनुष्य ने हमेशा एक सभ्य, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कुछ बुनियादी चीजों की अपेक्षा की, मांग की और दावा भी किया। इन्हें ही हम क्या जानते हैं? अधिकार के रूप में समझते हैं। संसाधनों की उपलब्धता और लोगों की जागरूकता के स्तर के अनुसार ये अधिकार समय समय पर और जगह जगह पर बदलते रहे। ठीक है? और राज्य के कल्याणकारी स्वरूप ने शिक्षा और वैश्विक लोकतांत्रिक संस्कृति के विकास ने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक कर दिया, और अधिकारों का स्तर भी जो है वो पहले से कई गुना बदल गया है। These are known as rights. These rights varied from time to time and place to place as per the availability of resources and levels of awareness of the people. Welfare nature of the state, development of the education and global democratic culture has made the people more and more aware of their rights, and level of rights has also changed many folds. बहुत ज्यादा बदल गया है। राज्य तेजी से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपना रहे हैं और नागरिकों को अधिक से अधिक अधिकार दे रहे हैं। States are becoming more democratic and they are providing their citizens more and more rights. मानव विकास के लिए बहुत आवश्यक मानते हुए और उन्हें एक सभ्य और सम्मानजनक जीवन देने के लिए शासन में कुछ अधिकारों को मौलिक रूप से स्वीकार किया गया है, और उन्हें प्राप्त करने के लिए आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है। चूंकि अभिव्यक्ति का अधिकार, पर्याप्त मजदूरी और रोजगार के अधिकार और शिक्षा के अधिकार जैसे अधिकारों को सार्वभौमिक अधिकार भी घोषित कर दिया गया है। Some rights have been accepted as fundamental in the governance, considering very essential for human development and giving them a decent and dignified life. Economic rights, political rights and cultural rights have been listed out for achieving them. Since rights like the rights of expression, the right of adequate wages and employment and the right of education have been declared as universal rights. ठीक है ना? तो ये यूनिवर्सल राइट्स भी बन गए हैं। In today's world, not only basic conditions of life and fundamental rights have become important, but human dignity and human
personality have assumed importance and a new concept of human rights have emerged on the scene. चूंकि समाज में या दुनिया में केवल जीवन की बुनियादी शर्तें और मौलिक अधिकार ही महत्वपूर्ण हो गए हैं, बल्कि मानव गरिमा और मानव व्यक्तित्व ने भी बहुत ज्यादा महत्व प्राप्त कर लिया है। इसलिए एक मानव अधिकार की एक नई अवधारणा ने जन्म लिया है, जिसको हम मानवाधिकार की अवधारणा कह सकते हैं। मानवाधिकारों की मांग इस धारणा के आधार पर की जाती है कि मनुष्य को कुछ बुनियादी जरूरतों, व्यवहार के तरीकों और उपचार की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य है और इसीलिए उन्हें वो बेसिक जो है राइट्स प्राप्त होने चाहिए। उनके पास भावनाएं हैं, सपने हैं। एक इंसान के रूप में उन्हें व्यक्तित्व और इच्छाओं के लिए सम्मान की आवश्यकता होती है। मानव अद्वितीय है और मूल्यवान है और इस प्रकार दुनिया में अधिकार अधिक से अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो मानव द्वारा मांगे गए हैं। मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों को प्राप्त करने में संयुक्त राष्ट्र जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। Human rights are demanded on the basis of an assumption that human being needs certain basic needs, mode of behavior and treatment because they are human beings. They have emotions, feelings and dreams. As a human being, they need respect for their personality and wishes. Human is unique and valuable. Thus, their rights have become more and more important in the present day world. UN is playing important role in achieving fundamental rights and human rights. तो इसके साथ ही इस चैप्टर के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो यहीं खत्म होते हैं। इस चैप्टर में क्वेश्चंस को किस तरह से लिखना है ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जो हमने देखा। और आपके हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस 11th क्लास का अब कंप्लीट हो चुका है। जो भी आने वाले हैं वो सब हमने पढ़ लिए हैं। बेटर बी यू जस्ट रिवाइज इट, आप उसको रिवाइज करते रहो। जल्दी ही मिलेंगे आपके हाफ ईयरली से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर, तो आप इंतजार कीजिए उस वीडियो का। तब तक के लिए जल्दी ही मिलते हैं। आपने वीडियो यहाँ तक देखा और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रह गए इस चैप्टर से रिलेटेड तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर problems, your doubts or whatever you want to ask to me, just write down in the comment box। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।